Assalamu alaikum class. Today we are going to discuss cash book. Cash book पे थोड़ी discussion करनी है हमने. Basically we know that cash is the most important element of every business, and cash is almost involved in all the transactions except adjusting entries. Adjustments में हमारे पास cash involved नहीं होता, वो भी basically कैश ट्रांजैक्शंस ही होती हैं. बट एडजस्टमेंट्स में या तो हमने कैश पास्ट में पे कर दिया होता है या हमने फ्यूचर में पे करना होता है, बट ऑन द स्पॉट कैश एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं होती. बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ योर बिजनेस इन्वॉल्व्स कैश. चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है और किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं कैश या मनी का कॉन्सेप्ट ज़रूर आपको नज़र आएगा. सो नॉर्मली वी सी दैट अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कंसिस्ट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश. पेमेंट्स हो रही होती हैं या रिसीट्स हो रही होती हैं किसी भी बिज़नेस में. सो नाउ the way through which you are recording receipts of cash and the way through which you are recording payments of cash usually differs from business to business. Depend करता है कि आपके business की nature क्या है. So normally इस तरह भी होता है कि sometimes we are receiving cash in the form of check and sometimes we are making payments to our clients and to our various parties with the help of check. So there are two most important methods or popular methods for recording cash transactions. The first method that we will discuss in detail is the cash book method. Cash book, which is usually maintained by small business organizations, small business entities, and on the other hand we have the concept of cash journals which is usually used by large business organizations. So our outline is confined to cash book. We have to discuss the concept of cash book primarily कि cash book basically होती क्या है. Cash journal on the other hand is usually used by large organizations. हमारा फ़िलहाल for the time being we have no concern with cash journal. We have to discuss cash book for the time being. अब कैश बुक बेसिकली होती क्या है. कैश बुक नॉर्मली जो आपके पास स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दे यूजुअली मेंटेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश बुक. उन्होंने अपने पास कैश बुक मेंटेन की होती है. कैश बुक में बेसिकली क्या होता है, जो स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं दे आर यूजुअली डीलिंग विद द कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स. कभी उनको कैश रिसीव हो रहा होता है, चाहे वो अपने कस्टमर्स से है या चाहे उनकी सेल्स हुई हैं. लेट्स सपोज कस्टमर से उन्होंने कैश रिसीव किया है या उनके किसी क्लाइंट ने उनको पेमेंट करनी थी, सो दे रिसीव कैश फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल्स एंड और एनी अदर सोर्स, या उन्होंने एसेट की सेल आउट की है जिसकी वजह से उनको कैश रिसीव हो रहा है. सो देयर आर वेरियस वेज और देयर आर वेरियस यू कैन से देयर आर वेरियस tools through which you can get cash, you can receive cash, and on the other hand there are some transactions in which your business is going to pay cash to different parties, to different clients. So that's why कुछ आपकी ऐसी भी transactions होती हैं, आपने कुछ purchases कर ली हैं या कुछ activities ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से आपको cash pay करना होता है. So normally cash book हम इस काम के लिए maintain करते हैं जिसमें हमारे पास एक साइड पे डेबिट साइड पे नॉर्मली कैश रिसीट का कॉलम होता है, जहाँ पे वो कॉलम होता है जिसमें हमने अपनी वो रिकॉर्डिंग्स करनी होती हैं, वो ट्रांजैक्शंस एंटर करनी होती हैं कि जहाँ पे जिस केस में हमें कैश रिसीव हो रहा हो. और दूसरे साइड पे हमारे पास क्रेडिट साइड जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे हमने पेमेंट्स को डील करना होता है कि लेट्स सपोज आप अपने डिफरेंट क्लाइंट्स को, डिफरेंट पार्टीज़ को कैश पे कर रहे हैं. सो इन दिस केस यू हैव टू मेंटेन अ सेपरेट कॉलम, क्रेडिट साइड कॉलम, जहाँ पे आपने अपनी सारी पेमेंट्स को रिकॉर्ड करना होता है. Normally when we talk about small businesses, so usually they follow three types of cash book to maintain with them. 3 types हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि बिज़नेस की नेचर क्या है, बिज़नेस का साइज़ क्या है, उसको देखते हुए या बिज़नेस की नीड क्या है. तो इस चीज़ को देखते हुए नॉर्मली देयर आर 3 kinds of cash book, 3 types of cash book. The first one is a simple cash book, then we have the second one is 2 column cash book, and the third type is 3 column cash book.
Simple cash book is most easy, that's why I'm skipping that and we will start with 2 column cash book and 3 column cash book, ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए। सिंपल कैश बुक में बेसिकली ये होता है, अभी मैं आपके साथ फॉर्मेट डिस्कस करूँगी भी। सिंपल कैश बुक में जस्ट ये होता है कि आपने डेबिट साइड पे अपनी रिसीट्स रिकॉर्ड करनी होती हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से आपको कैश रिसीव हो रहा है, वो आपने डेबिट साइड पे मेंशन करना होता है। और कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आपने जितनी भी आप पेमेंट्स कर रहे हैं, जितनी भी क्लाइंट्स को, जितनी भी आपकी जो पार्टीज़ हैं या जिन जिन पर्पज़ की वजह से कैश आपके बिज़नेस से जा रहा है, तो वो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। सिंपल कैश बुक में जस्ट यही हो रहा होता है, डेबिट साइड पे हमने रिसीट्स को रिकॉर्ड करना होता है एंड क्रेडिट साइड पे हमने पेमेंट्स को रिकॉर्ड करना होता है, और एंड में हम इन दोनों साइड्स को टोटल कर लेते हैं, और जो डिफरेंस आ रही होती है दोनों साइड्स में, डेबिट और क्रेडिट साइड में जो डिफरेंस आ रहा होता है अमाउंट का, उसको हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन या बैलेंस कैरिड डाउन की फॉर्म में लिखना होता है, इधर ऑन डेबिट साइड और ऑन क्रेडिट साइड, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन कि कौन सी साइड आपकी जो है एक्सेस में आ रही है और कौन सी साइड आपकी लेस में आ रही है। वो आपको कॉन्सेप्ट 2 कॉलम और 3 कॉलम कैश बुक से भी ईजिली आपको क्लियर हो जाएगा। बट मेन थीम ये है सिंपल कैश बुक की कि सिंपल कैश बुक में वी जस्ट रिकॉर्ड रिसीट्स ऑन डेबिट साइड एंड पेमेंट्स ऑन क्रेडिट साइड, जस्ट ये हो रहा होता है सिंपल कैश बुक में। अब 2 कॉलम कैश बुक में क्या होता है, ये एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वी हैव इलस्ट्रेशन विच इज़ टेकन फ्रॉम योर बुक। You can see following are the cash transactions of Mr. Noman Gul। एक कोई स्मॉल सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस नज़र आ रहा है और उसमें वो कह रहे हैं कि फॉलोइंग आर दी कैश ट्रांजैक्शंस, या आपको कैश ट्रांजैक्शंस दी गई हैं, डिफरेंट डेट्स आपको गिवन है, मार्च मंथ है एंड डिफरेंट डेट्स आर प्रोवाइडेड टू यू एंड डिफरेंट स्टेटमेंट्स आर प्रोवाइडेड टू यू। इन स्टेटमेंट्स को देखते हुए व्हाट यू हैव टू डू, द रिक्वायरमेंट इज़ दैट यू हैव टू प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक। आपने 2 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करनी होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट व्हाट इज़ बेसिकली द फॉर्मेट ऑफ 2 कॉलम कैश बुक, और फिर हमने इन ट्रांजैक्शंस को कैसे और किस साइड पे रिकॉर्ड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मूव टूवर्ड्स द फॉर्मेट ऑफ 2 कॉलम कैश बुक के 2 कॉलम कैश बुक होती कैसे है, कैसे आपने बनानी है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन नेम ऑफ द फर्म और बिजनेस, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू मेंशन दैट व्हाट काइंड ऑफ कैश बुक यू आर गोइंग टू प्रिपेयर। सो दिस इज़ 2 कॉलम कैश बुक। फिर मैंने आपको सिंपल कैश बुक की केस में भी अभी आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की है कि हमने डेबिट साइड पे रिसीट्स को मेंशन करना होता है एंड क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स को मेंशन करना होता है। यू कैन सी दिस इज़ डेबिट साइड एंड दिस इज़ क्रेडिट साइड। सो ये जो फॉर्मेट है यहाँ तक ये सिंपल कैश बुक का ही है, दैट ऑन डेबिट साइड वी आर रिकॉर्डिंग रिसीट्स एंड ऑन क्रेडिट साइड वी आर रिकॉर्डिंग पेमेंट्स। अब सिंपल कैश बुक और 2 कॉलम कैश बुक में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है। सिंपल कैश बुक में भी आपने डेट का कॉलम मेंटेन करना होता है, वाउचर नंबर आप लिख सकते हैं, अगर आपको कोई रिसीट है और उस पर वाउचर नंबर मेंशन था, वाउचर हम ऑलरेडी डिटेल्ड डिस्कशन कर चुके हैं क्लास में कि वाउचर्स क्या होते हैं, इनवॉइसेस क्या होते हैं, तो वाउचर नंबर आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन मेंशन करनी है कि बेसिकली ये ट्रांजैक्शन किस चीज़ से रिलेटेड है। रेफरेंस नंबर मेंशन करना है, अगर कोई रेफरेंस नंबर है, किसी ये ट्रांजैक्शन किसी प्रीवियस ट्रांजैक्शन से बिलोंग कर रही है तो आप वो रेफरेंस भी दे सकते हैं। अब डिस्काउंट अलाउड और इस पेमेंट्स की साइड पे आप देख सकते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। जस्ट ये एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं जो कि हमने 2 कॉलम कैश बुक में मेंटेन करने होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 2 कॉलम्स नज़र आए, डिस्काउंट अलाउड एंड कैश, ये 2 कॉलम्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड एंड कैश, ये 2 कॉलम्स। दैट्स वाई हम इसको 2 कॉलम कैश बुक कह रहे हैं, बेसिकली इन 2 कॉलम्स की वजह से एंड यहाँ पे भी इन 2 कॉलम्स की वजह से। बाकी फॉर्मेट जो आपके पास सिंपल कैश बुक में होता है उसमें जस्ट डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम नहीं होता, बाकी जितना भी फॉर्मेट है वो सेम एज इट इज़ ही होता है सिंपल कॉलम कैश बुक में भी। दैट्स वाई आई हैव जस्ट स्टार्टेड विथ 2 कॉलम कैश बुक, ताकि आपको डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि सिंपल कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, जस्ट रिसीट्स एंड पेमेंट्स होती हैं। और यहाँ पे आपके पास जस्ट 1 कॉलम होता है कैश रुपीज़ का, यहाँ पे भी कैश रुपीज़ का, और डिस्क्रिप्शन एंड वाउचर नंबर डेट एज इट इज़ आपने मेंशन करनी होती है। सिंपल कॉलम कैश बुक में जस्ट डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम नहीं होता। अब 2 कॉलम कैश बुक की तरफ आ जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं फॉर्मेट 2 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। अब हम ट्रांजैक्शंस की तरफ मूव करेंगे कि हमें क्या ट्रांजैक्शंस गिवन है क्वेश्चन में।
सो यू कैन सी द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज़ दैट मार्च 1 का आपको गिवन है दैट ऑन मार्च 1 कैश इन हैंड ₹2000। जो आपके पास कैश है वो आपको कह रहे हैं कि जो 1 मार्च पे आपके पास कैश प्रेजेंट था वो था ₹2000। ठीक है, तो इट मीन्स कि आपने इसको किस साइड पे रिकॉर्ड करना है एग्जैक्टली। ऑब्वियसली आपको कॉमन सेंस ये बताएगा कि पेमेंट्स की साइड पे तो आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको वो ये कह रहे हैं कि आपके पास कैश इन हैंड है ₹2000, आपके पास कैश मौजूद है ₹2000। हो सकता है फरवरी के मंथ में जो कैश बचा है वो मार्च को ट्रांसफ़र हो गया है, मार्च में ₹2000 आपके पास बच रहे हैं, मंथ का जो स्टार्ट हुआ है, मार्च का स्टार्ट हुआ है, तो वो आपको कह रहे हैं कि आपके पास जो ऑलरेडी कैश है वो है ₹2000। तो इसको हमने पेमेंट की साइड पे हमें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं बनती। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट ऑन दी रिसीट्स साइड, क्योंकि ये हमारे पास ये वो कैश है जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज़ ऑन आवर हैंड, ये हमारे पास मौजूद है, प्रेजेंट है। सो डेट आपको गिवन है, डेट क्या है? मार्च 1। एंड डिस्क्रिप्शन में आपने क्या लिखना होगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन इस वजह से लिखा है क्योंकि ये प्रीवियस मंथ का, दिस इज़ द मंथ ऑफ मार्च, एंड बैलेंस ब्रॉट डाउन का ये मतलब है कि दिस इज़ द बैलेंस ऑफ प्रीवियस मंथ, मींस फरवरी में आपके पास 2000 बचे थे जो कि अब मार्च में ट्रांसफ़र हो गए हैं, और हमें इलस्ट्रेशन में भी गिवन है दैट कैश इन हैंड इज़ ₹2000। सो दिस इज़ बैलेंस ब्रॉट डाउन। डिस्काउंट का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है फ़िलहाल फर्स्ट ट्रांजैक्शन में, आपने जस्ट अमाउंट मेंशन कर लेनी है ₹2000। अब हम मूव करते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ। सेकंड ट्रांजैक्शन इज़ रिसीव्ड ₹190 फ्रॉम इरफान गुल, डिस्काउंट अलाउड ₹10। आपने कैश रिसीव किया है इरफान गुल, आपका कोई क्लाइंट होगा या कस्टमर होगा या व्हाटएवर, आपने उससे ₹190 रिसीव किए हैं और डिस्काउंट उसे आपने अलाउ किया था ₹10। हो सकता है आपने इरफान गुल से ₹200 रिसीव करने होंगे, हो सकता है, क्योंकि आपने उसको डिस्काउंट ऑलरेडी अलाउ किया है ₹10। तो डिस्काउंट अलाउड का ये मतलब है, मैंने आपको पहले भी बताया था, डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी थी। जैसे कि मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बताई थी कि 2, 10 एंड 30, जैसे इस स्टेटमेंट का मैंने आपको ये ट्रांसलेशन आपको बताई थी। इसका ये मतलब है कि अगर आपका क्लाइंट 30 डेज़ में पे कर रहा है आपको पेमेंट, तो फिर तो आप उसे कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। लेकिन अगर आपका कस्टमर आपको विद इन 10 डेज़ पेमेंट कर रहा है, जो भी प्रोडक्ट आपने उस पर सेल आउट किया था और उसकी पेमेंट वो आपको विद इन 10 डेज़ कर रहा है, तो आप उसके साथ ये कमिटमेंट करते हैं दैट आई विल ऑल्सो गिव यू 2% डिस्काउंट। तो ये वही केस है कि आपने इरफान गुल से लेट सपोज ₹200 लेने थे, रिसीव करने थे, लेकिन चूँकि उसने विद इन 10 डेज़ या विद इन अ वीक या विद इन योर प्रोवाइडेड टाइम, जो आपने उसको टाइम प्रोवाइड किया था उसी के अंदर उसने आपको पेमेंट कर दी है, तो दैट्स वाई आप उसको डिस्काउंट भी दे रहे हैं। आप उसको डिस्काउंट दे रहे हैं ₹10 का, जिसकी वजह से अब वो आपको कितनी अमाउंट पे करेगा? ₹190 आपने उससे रिसीव करने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मार्च 7 में यू हैव रिसीव्ड ₹190 फ्रॉम इरफान गुल एंड डिस्काउंट अलाउड इज़ ₹10। आपने उसको ₹10 का डिस्काउंट दिया था। तो यहाँ पे आपने लिखना है 7 मार्च में आपने ये मेंशन करना है दैट यू हैव टू रिसीव्ड मनी फ्रॉम इरफान गुल, जो आपका क्लाइंट है, ठीक है। उससे आपने कितना कैश रिसीव कर लिया है? ₹190, और उसे आपने डिस्काउंट कितना दिया था? ₹10। ये हमने वहाँ से डेटा उठाया जो इलस्ट्रेशन में हमें गिवन है। यहाँ तक अब कुछ भी ट्रिक्स यूज़ नहीं हुई, सिंपल आपको नज़र आ रहा है। हम जस्ट ट्रांजैक्शंस को टेबल की फॉर्म में, कैश बुक की फॉर्म में रिकॉर्ड कर रहे हैं। 2 ट्रांजैक्शंस हमने कर ली। मूविंग टुवर्ड्स दी थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन है मार्च 12 की। दे आर सेइंग कैश सेल्स ₹1000 की आपने सेल्स की हैं, तो सिंपली हमने 12 मार्च को सॉरी 12 मार्च को हमने कैश सेल्स की हैं। अमाउंट कितनी है? ₹1000 की हमने सेल्स की हैं।
ठीक हो गया। यहाँ पे भी सिंपली कोई भी ट्रिक वगैरह नहीं यूज़ हुई, इजी रिकॉर्डिंग है ट्रांजैक्शन की। देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स March 15, पेड कामरान गुल ₹485, डिस्काउंट रिसीव्ड ₹15। डिस्काउंट आपने जो है अपने क्लाइंट से रिसीव किया है ₹15 और आपने उसको पे किए हैं ₹485। लेट सपोज आपने उसको ₹500 पे करने थे अपने सप्लायर को या ये जो भी पार्टी है इसको, लेकिन आपने टाइम पे पेमेंट कर दी है, इस वजह से आपको डिस्काउंट मिल रहा है ₹15 का। तो जब ₹15 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो इट मीन्स कि आपने 500 के बजाय ₹485 अब उसको पे करने होंगे, जो कि आपको ट्रांजैक्शन में गिवन भी है। सो March 15 में हमने लिखना है। अब यहाँ पे आप देखें, यू हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑन पेमेंट साइड, बिकॉज आप यहाँ पे देखें पेड कामरान गुल, पेमेंट हो रही है, आपने पेमेंट करनी है ₹485 कामरान गुल को और आपको डिस्काउंट मिल रहा है ₹15। सो इट मीन्स दैट दिस ट्रांजैक्शन बिलोंग्स टू पेमेंट साइड विच इज़ क्रेडिट साइड। सो यहाँ पे हमने अब रिसीट्स के बजाय पेमेंट साइड पे मूव करना है। डेट है 15 मार्च एंड क्लाइंट का नेम हमने मेंशन करना है कामरान गुल, उसको हमने पेमेंट की है ₹485 की और हमें डिस्काउंट कितना मिला है, ₹15 का डिस्काउंट हमें मिल गया है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज रिसीव्ड फ्रॉम इरफान गुल कैश लेस 3% डिस्काउंट इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹500। अब इस स्टेटमेंट को आप ज़रा कंसिडर करें, डीपली आप इसको व्यू करें, समझने की कोशिश करें। March 25 की ट्रांजैक्शन है, आपने कैश रिसीव किया है इरफान गुल से, इट मीन्स कि दिस ट्रांजैक्शन इज़ गोइंग टू बी रिकॉर्डेड ऑन रिसीट्स साइड। लेकिन आप इस ट्रांजैक्शन को देखें, आपने इरफान गुल से ₹500 रिसीव करने थे, लेकिन इरफान गुल ने आपको विद इन टाइम पेमेंट कर ली है, टाइम पे पेमेंट कर दी है, जिसकी वजह से अब आप उसको 3% डिस्काउंट ऑफ़र करेंगे। तो जब आप उसको 3% डिस्काउंट ऑफ़र करेंगे तो 3% 500 का आपने 3% कैलकुलेट करना है कि 500 का 3% कितना बनता है, जो कि ₹15 बनता है। तो ये ₹15 आपने डिस्काउंट देना है इरफान गुल को। तो जब आप ₹15 उसको डिस्काउंट देंगे तो अब वो आपको कितनी पेमेंट करेगा। जब ₹15 आप 500 से निकाल लें तो इट मीन्स कि इरफान गुल अब आपको ₹485 पे करेगा, आप उससे ₹485 रिसीव करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने आपको टाइम पे पेमेंट कर दी है, तो आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया था कि अगर वो टाइम पे पेमेंट करेगा तो आप उसको 3% डिस्काउंट देंगे। अब 3% आपने कैसे कैलकुलेट किया है, 3% आपने 500 का कैलकुलेट किया है कि कितना बनता है, जो कि ₹15 बनता है। अब इस ₹15 को आपने 500 से सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये ₹15 आप अपने क्लाइंट को एज अ डिस्काउंट वापस कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि आप इरफान गुल से जस्ट ₹485 रिसीव करेंगे इंस्टेड ऑफ ₹500। यहाँ पे अब हमने March 25 में 25 मार्च को हमने यहाँ पे मेंशन करना है इरफान गुल, और आपने उससे कितनी रिसीव करने हैं पैसे, ₹485। वाई? बिकॉज यू हैव प्रोवाइडेड हिम 3% डिस्काउंट विच मीन्स ₹15। ₹15 आपने उसको डिस्काउंट प्रोवाइड किया है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट ट्रांजेक्शन विच इज़ पेड कामरान गुल ₹300। आपने 27 मार्च को कामरान को ₹300 पे करने हैं। पे मीन्स यू हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन दी पेमेंट साइड। सो ऑन March 27 मार्च you have to pay कामरान गुल आपने उसको 300 पे करने हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ओके, you have
ओके सॉरी, आई थिंक सो वी हैव स्किप्ड ट्रांजैक्शन नंबर 20th मार्च। 20th मार्च को भी आपने मर्चेंडाइज परचेज की है फॉर कैश रुपीज़ 300। तो इस ट्रांजैक्शन को भी जब आपने मर्चेंडाइज परचेज की है 300 रुपीज़ की, सो इट मीन्स के मर्चेंडाइज तो आपके पास आ गई, लेकिन उस मर्चेंडाइज के लिए आपने पेमेंट की है 300 रुपीज़ की। सो दिस ट्रांजैक्शन इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड एज वेल। सो हियर यू विल राइट 20th मार्च को आपने परचेजेस की हैं 300 रुपीज़ की। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। 28 मार्च की ट्रांजैक्शन है। बॉट फर्नीचर फॉर रुपीज़ 100 रुपीज़ का आपने फर्नीचर बाय किया है, परचेज़ किया है। तो जाहिर बात है जब आपने फर्नीचर परचेज़ किया है तो उसके लिए आपने 100 रुपीज़ की पेमेंट की है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड ऑन 28 मार्च। 28 मार्च you had bought furniture for 100 रुपीज़। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं। पेड रेंट रुपीज़ 100, आपने 100 रुपीज़ रेंट पे किया है। सो ये भी पेमेंट साइड पे ही रिकॉर्ड होगा। 30th मार्च को आपने रेंट पे किया है। 30th मार्च को आपने रेंट पे किया है 100 रुपीज़। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास दोनों साइड्स क्या हैं, अनइक्वल आ रही हैं। ठीक है, आपने डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आपके पास अनइक्वल आए, सो इट्स नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड के अमाउंट में डिफरेंस आ सकता है, इट डजेंट मैटर। लेकिन यहाँ पे आपने देखना है कि आपके पास टोटल में रिसीट्स साइड पे और टोटल में पेमेंट साइड पे डिफरेंस आ रहा है। तो जब आप डिफरेंस इन दोनों का कैलकुलेट करें कि दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, सो व्हाट यू विल डू, यू विल सब्ट्रैक्ट 1285 फ्रॉम 3675। इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करें कि दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, जो कि आता है 2390। तो यहाँ पे हमने लिखना है अलग से 30th मार्च की ट्रांजैक्शन में, क्योंकि मंथ एंड है और हमने मंथ एंड पे ही मेंशन करना है कि डिफरेंस कितना आ रहा है। यहाँ पे आपने मेंशन करना होगा बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन 3675 माइनस 1285, 3675 माइनस 1285 will give you 2390, 2390। अब आप देख सकते हैं जब मैंने यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट ऐड की है तो अब दोनों साइड्स बैलेंस्ड हो गई हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट्स साइड आपको बैलेंस्ड नज़र आ रही हैं। अब बैलेंस कैरिड डाउन मैंने क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा है, क्रेडिट साइड पे इस वजह से लिखा है ताकि दोनों साइड्स बैलेंस्ड हो जाएं। मैंने सबसे पहले दोनों साइड्स का डिफरेंस फाइंड आउट किया है और उस डिफरेंस को फिर आपने उस साइड पे ऐड करना होगा कि जिस साइड पे ऐड करने से आपके पास डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों बैलेंस हो जाएं। तो यहाँ पे चूँकि अमाउंट कम आ रही थी मेरे पास 1275 समथिंग इस तरह की कुछ अमाउंट आ रही थी, तो दैट्स वाई जो लेस साइड थी उधर मैंने 2390 जब ऐड किया तो मेरे पास दोनों साइड्स इक्वल आ गई। अब ये एक तरह से आप देख सकते हैं ये टी कॉलम की शेप में है, टी फॉर्म में हमने कैश बुक मेंटेन की है। तो जब एक बिज़नेस अपने पास कैश बुक मेंटेन कर लेता है तो उसे फिर दोबारा से इन एंट्रीज़ को लेजर में पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। सो दैट्स वाई, क्योंकि ये एक टी अकाउंट की फॉर्म में ही हमने लेजर की फॉर्म में ही इस कैश बुक को मेंटेन कर लिया है। और अगर आपको याद हो तो लेजर में हम क्या करते हैं, लेजर में जब आपके पास दोनों साइड्स इक्वल आती हैं तो ये जो बैलेंस कैरिड डाउन होगा इसको आपने नेक्स्ट मंथ के लिए रिसीट साइड पे मेंशन करना होगा। मार्च के बाद हमारे पास क्या है, अप्रैल है, तो अप्रैल 1 में आपने मेंशन करना है कि ये आपके पास है बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कि है 2390। तो ये आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन का काम हमारे लिए कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं रिसीट्स साइड की जो अमाउंट थी वो ग्रेटर थी पेमेंट साइड की अमाउंट से।
तो इट मीन्स कि हमारे पास रिसीट्स ज़्यादा हैं, कैश हमारे पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आवर पेमेंट्स। तो जब हमारे पास कैश ज़्यादा है, वो कैश कितना ज़्यादा है, डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया है, तो 2390 ये हमारे पास कैश अभी भी मौजूद है। तो यही कैश हमारे लिए ओपनिंग कैश का काम करेगा फॉर दी नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ क्या है, अप्रैल है, तो अप्रैल में यही अमाउंट जो 2390 डिफरेंस अमाउंट है, ये हमारे लिए नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस का काम करेगा। दैट्स वाई इसको हमने रिसीट्स साइड पे, डेबिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से मेंशन कर लिया है ऑन 1 अप्रैल के नेक्स्ट मंथ में ये हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस का काम कर रहा है। दैट्स वाई वी हैव रिटन इट ऑन डेबिट साइड। और यही हमारे पास लेजर के रूल भी हैं कि जो साइड आपके पास लेस आ रही होती है, उसी अमाउंट को आपने बैलेंस करने के लिए उसके अगेंस्ट ऑपोजिट साइड पे मेंशन करना होता है। यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड पे 2390 से ऐड किया है कि हमारे पास दोनों साइड्स बैलेंस हो जाएं। जब दोनों साइड्स बैलेंस्ड हो गई हैं तो हमने इस बैलेंस को डेबिट साइड पे मींस रिसीट्स साइड पे मेंशन कर दिया है, क्योंकि ये हमारे लिए नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग बैलेंस का काम करेगा। ये हमारे पास एक्स्ट्रा कैश है या एक्सेसिव कैश है, जो कैश ऑन हैंड जिसे आप कह सकते हैं, ये हमारे लिए नेक्स्ट मंथ का कैश ऑन हैंड है। दैट्स वाई वी हैव रिटन इट ऑन डेबिट साइड और on receipt side. So class, this is basically 2 column cash book. Hopefully it would be clear to you. As such difficult कुछ भी नहीं है इसमें, just आपने columns का ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड का कॉलम भी होता है। इसके अलावा आपने जस्ट इस चीज़ में एहतियात रखनी होगी, यू हैव टू केयर अबाउट दैट, कि आपके पास आपने जो बैलेंस कैरी डाउन है वो कौन सी साइड पे मेंशन करना है, और जो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस है वो आपने कौन सी साइड पे मेंशन करना होगा। सो दीज आर दी बेसिक रूल्स। कोई भी रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है कि आपको कुछ डिफ़िकल्टी फेस हो। सो दैट्स इट। थैंक यू क्लास।